हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपवर्तक और अपवर्त्य की। यहाँ सीखेंगे अपवर्तक किसे कहते हैं और अपवर्त्य किसे कहते हैं, ये क्या होते हैं, यहाँ सीखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अपवर्तक की। अपवर्तक क्या होता है, यहाँ देखेंगे। अपवर्तक का मतलब होता है आगे गुणनखंड। ये अपवर्तक क्या होता है, वे संख्याएं जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर देती हैं तो वे उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है या गुणनखंड कहलाती है। हम उसे अपवर्तक भी कहते हैं और गुणनखंड भी कहते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण से देखते हैं, 8 है, 8, इसके कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं, ये देखिए। 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी, 4 से और 8 से। ये इस 8 के जो हैं ये गुणनखंड हो गए, यानी इसे हम अपवर्तक भी कहते हैं और गुणनखंड भी। 8 के हो गए। अब दूसरी संख्या देखते हैं, 12 किन किन संख्याओं से विभाजित है, 1 से, 2 से, 3 से भी विभाजित होगा और 4 से भी और 6 से, 12 से। देखिए आगे संख्या और लेते हैं, 16 ले लीजिए। 16 किन किन संख्याओं से विभाजित है, 1 से, 2 और 4, 8, 16। इस प्रकार से 24 किन किन संख्याओं से विभाजित है, 1, 2, 3 और यहां होगा 4 से, 6, 8, 12, 24। यानी इस प्रकार से ये हो गया दी गई संख्याएं जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हैं तो वे संख्याएं अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती हैं। तो ये संख्याएं अपवर्तक हो गई, गुणनखंड हो गई। और संख्या लेते हैं, 36 ले लीजिए। किन किन संख्याओं से कटेगा 36, देखिए। 1, 2 से, 3 से और 4 से, 6 से भी, 9, 12 और 18 और 36। इस प्रकार से यानी कि ये संख्याएं अपवर्तक गुणनखंड हो गई। इस तरह से हम अपवर्तक निकालते हैं, ये गुणनखंड होते हैं। और इसी में प्रश्न आता है, कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न आ जाता है कि संख्या देंगे और उन संख्या की पूछेंगे कि कितने गुणनखंड है उसमें या अपवर्तक कितने हैं। कोई भी एक संख्या ले लीजिए और उसमें मालूम करें कितने गुणनखंड होते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे उसको, यहां देखेंगे। जैसे ले लीजिए 36 है, हमने 36 के गुणनखंड किए, यहां तो हमने किए हैं, लेकिन परीक्षा में जब आएगा कि उसमें कुल कितने गुणनखंड होते हैं या उसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं तो कैसे पता चलेगा, ये देखते हैं। तो 36 है तो 36 के गुणनखंड कर लीजिए इस तरह से, यहां कर लेंगे। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। फिर ये 2 से करेंगे तो यहाँ 9 और 2 से इसको विभाजित करेंगे, 2 से नहीं होगा, 3 से करेंगे, 3 तिया 9 और ये 3 विभाजित होगा 3 से, 3 का ना 3। तो इसके कितने गुणनखंड आ गए, इस तरह से आएंगे 2, 2, 3 और 3। ये इनके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो हम निकालेंगे कैसे, अगर उसमें पूछा गया कि आपको 36 दिया परीक्षा में कि उसके कुल गुणनखंड कितने हैं और या अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो आइए देखते हैं। तो इसमें कितने हैं यहाँ देखेंगे, 2, ये 2 बार आया है, 3 बार आया। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम कुल गुणनखंड। क्या लिखेंगे, कुल गुणनखंड। देखेंगे पहले कितने होते हैं, कुल गुणनखंड कितने होते हैं। तो यहां देखिए, यानी कि 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, ये आ गया। तो कुल गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे 2 की घात 2 है
यो 3 की घात 2 है, तो एक इसमें बढ़ा दीजिए, एक इसमें बढ़ा दीजिए, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो 3 गुणा 3 बराबर 9। 9 क्या हो गया? कुल गुणनखंड 9 आ गए इसमें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गुणनखंड आ गए, इसलिए यहां करा है। अब उसमें आता है कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, ये भी प्रश्न आता है। तो हम अभाज्य गुणनखंड कैसे ढूंढेंगे? जितनी घात हैं 2 और 2 दोनों को जोड़ दीजिए, 2 प्लस 2 बराबर 4। तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? इसमें 4 होंगे। और आता है इसमें एक प्रश्न और बन जाता है कि सम कितने और विषम कितने, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। तो हम वो भी देखेंगे कि सम गुणनखंड कितने हैं और विषम कितने हैं। तो सम गुणनखंड, तो सम कितने होंगे? यहां देखिए, इसमें 2 की घात 2 है और यहाँ 3 की घात 2 है। जब भी सम और विषम गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें क्या ध्यान देना है, उस बात का ध्यान रखेंगे। इसमें 1 बढ़ा देंगे, जैसे 3 की घात 2 है तो उसमें 1 घात बढ़ा देंगे, तो 3 की घात कितना हो जाएगा? यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ तो 2 ही रहेगा, इसमें नहीं कुछ करना। तो अगर सम निकालनी है तो यहाँ घात 2 है, यहाँ 1 बढ़ा देंगे, यानी कि 2 की घात 2 गुणा 3 की घात यहाँ 3 कर देंगे, तो बराबर इन कर देंगे। कितना हो जाएगा? ये 3 दूनी, इनकी गुणा कर देंगे घात घात की, 3 दूनी 6, तो 6 हो जाएंगी। सम गुणनखंड कितने होंगे? 6। और हमने यहां बताया था इसमें 1 बढ़ा दीजिए तो विषम हो जाएंगे 3। कितने गुणनखंड होंगे? 3। विषम गुणनखंड 3 हो जाएंगे और सम गुणनखंड 6 हो जाएंगे। इस तरह से एक संख्या और देखते हैं उदाहरण से, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा ठीक से। जैसे यहां ले लीजिए 80, हमने एक संख्या 80 ली, 80 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे जैसे अभी क्या था, यानी 2 से विभाजित करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा? 40। इसे 2 से विभाजित करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। और इसे 2 से विभाजित करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। और ये 2 से क्या, तो ये 5 आ गया। और यहाँ 5 से विभाजित करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से वही अब इसमें देखेंगे कि कुल गुणनखंड कितने हैं। इसमें देखिए इसमें कितने गुणनखंड है कुल, जैसे अभी ज्ञात किया था उसी तरह से ज्ञात करेंगे। तो कुल कितने होंगे? कुल गुणनखंड कितने होंगे? कुल में 1 2 3 4, तो यहां करिए 2 की घात 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ 2 की घात 4 और गुणा, देखिए 5 अकेला है तो हम 5 की घात 1 मानेंगे, क्योंकि अकेला है तो घात 1 होगी ना। ठीक, अब इसी से क्या करना है? कुल गुणनखंड कितने हो गए? इसमें 4 है, 1 बढ़ा दीजिए 5 और यहां बढ़ा दीजिए 1, तो कितना हो जाएगा? 2। तो 5 दूनी कितना हो गया? 10। कितने गुणनखंड हो गए? देखो 10 हो गए, 10 गुणनखंड आ गया। अब निकालना है इसमें कितना? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य देखिए घात इसकी कितनी है? 4 है और इसकी 1 है, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 1 बराबर 5। कितनी हो गई? 5 आ गई। अब निकालना है कितना? सम और विषम। तो आपके विषम निकाल लीजिए पहले। विषम बराबर, यहां घात 1 है तो 1 बढ़ा दीजिए, तो विषम गुणनखंड कितने आ जाएंगे? 2। और सम गुणनखंड निकालने हैं तो कितने आ जाएंगे? इसमें हमने 1 बढ़ाया था, 2 हो गई थी, वो ऐसे ही रहेगी, तो दोनों की गुणा हो जाएगी, 4 दूनी 8। या इस 10 में से 2 घटा दीजिए, तब भी 8 बचेगा। इस प्रकार से 8 आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या के गुणनखंड निकाल सकते हैं और उसमें कुल गुणनखंड कितने होते हैं, अभाज्य कितने होते हैं, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये था आपका अभाज्य यानी कि अपवर्तक। और इसके बाद देखेंगे अब
अपवर्तीय क्या होता है। यहां देखिए अपवर्तीय, अपवर्तीय क्या होता है, या इसको हम कहते हैं गुणज भी कहते हैं। गुणज जो गुणा के रूप में लिखे जाते हैं इस तरह से, वो गुणज होते हैं। अपवर्तीय क्या होता है, वे संख्याएं जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, तो वो जो कहते हैं वो गुणज कहलाते हैं या अपवर्तीय कहलाते हैं। जैसे देख सकते हैं आप उदाहरण के से 3, तो 3 के गुणज क्या होंगे, यानी 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो वही उसके गुणज होंगे। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 का 3 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 3 छंग 18। इस तरह से हम संख्याएं लिखते हैं, तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, यानी गुणज। 3 का पहाड़ा पढ़ रहे, आगे देखते हैं 5, 5 से क्या होंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। यानी ये संख्याएं असीमित हैं। क्या है ये, असीमित, इनकी कोई सीमा नहीं है, कहीं तक भी चल सकते हैं। ऐसे हम किसी भी संख्या के गुणज निकाल सकते हैं, अपवर्त्य निकाल सकते हैं। अपवर्त्य निकालना बहुत ही सरल है, अपवर्तक में तो थोड़ा सा कठिन था, लेकिन अपवर्त्य तो बहुत ही सरल है, यानी कि केवल पहाड़ा लिखना है। अगर आता है प्रश्न कि 6 के 5 अपवर्त्य लिखिए, तो 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़कर लिख दीजिए, तो आ जाएगा। यहाँ देखते हैं कैसे, 6 के अपवर्त्य लिखने 5, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। यानी कि इसके कितने गुणज आ गए, 1 2 3 4 5, 5 ही पूछ रहा था तो 5 ही गुणज आ गए। इसमें प्रश्न आ जाता है कि अपवर्त्य में सबसे छोटा गुणज कौन सा होता है। ये प्रश्न आता है कि सबसे छोटा गुणज कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जहां से संख्या शुरू होती है, जो पहला गुणज होता है वही सबसे छोटी संख्या होती है। जैसा हम इसमें देख रहे हैं, तो 6 में तो सबसे पहले क्या है, 6। तो इस संख्या में इसमें जो सबसे छोटा गुणज है वो क्या है, 6 है। अब पूछा जाए कि सबसे बड़ा गुणज बताइए, अगर हम 6 के अपवर्त्य लिख रहे तो उसमें पूछा गया, तो 6 के अपवर्त्य में सबसे बड़ा अपवर्त्य या गुणज कौन सा होगा, तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, यानी कि उसकी कोई भी सीमा नहीं है, उसको अनंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनंत, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कहीं तक भी जा सकता है, तो उसमें कोई नहीं है। इस तरह से इसमें प्रश्न भी आता है। और कहीं आता है सार्वगुणज, कि सार्वगुणज बताइए। सार्वगुणज क्या होता है, सार्वगुणज होता है, मान लिया उसमें प्रश्न आ गया कि 3 और 5 के पहले सार्वगुणज बताइए, जो 3 और 4 के गुणज हैं उनमें जो सबसे पहला सार्वगुणज होगा वो बताइए। तो देखिए 3 के गुणज हमने लिख रखे हैं, 5 के गुणज भी लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले कौन सी संख्या है जो दोनों में मिल रही है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है 15 और यहाँ भी 15 है। दोनों संख्याओं में, दोनों के गुणजों में सबसे पहले जो गुणज मिला है वो क्या है, 15 है। तो 15 क्या हुआ, यही सार्वगुणज है। तो सार्वगुणज क्या हो गया, 15 हो गया, इस प्रकार से। और ये हमारे जो अपवर्ती हैं, अपवर्तक थे, ये हमारे जब आगे ले से और मैं से पढ़ेंगे उसमें काम आने वाले हैं, तो वहां इनका आवश्यकता होगी। तो ये आप सबकी समझ में इस वीडियो में आ गया होगा कि अपवर्तक और अपवर्तीय क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के साथ। जब तक के लिए विदा। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।